हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है मैनी और मेरा नाम है रीनू। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है हमने, क्योंकि आज की वीडियो में हम रोल प्ले करने वाले हैं। मैं एज अ न्यू इमिग्रेंट हु इज थिंकिंग अबाउट बाइंग अ कार इन यूके, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। और मनप्रीत बीइंग एन एक्सपीरियंस ड्राइवर हु इज ड्राइविंग इन यूके फॉर सो मेनी इयर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है। तो मनप्रीत, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। और एक बात बता दूं, आज की वीडियो उन लोगों से इंस्पायर हुई है जिन लोगों ने हमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं अबाउट ड्राइविंग। इनफैक्ट जब मैं पहली बार यूके आया था ना, तो मेरे दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने लिस्ट किए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि जो लोग यूके में आना चाहते हैं और ड्राइव करना चाहते हैं, उन सबके क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, अभी मैं इंडिया में हूँ और मैं जल्दी ही यूके आने वाली हूँ, और यूके आके मैं सोच रही हूँ कि मैं एक गाड़ी ले लूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बेसिक क्वेश्चन है और हर एक इंसान को जो यूके आ रहा है उसके दिमाग में ये चीज होगी पक्का। तो जो भी कोई यूके आ रहा है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन जो बड़ी इजी ऑप्शन है, अपने कंट्री से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आए। जब आप इस कंट्री में यूके में जब आप लैंड करेंगे, उस डेट से 1 साल तक आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर यहाँ पर कार चला सकते हैं। तो इसका मतलब मैं 1 साल तक गाड़ी यूके में चला सकती हूँ। तो क्या मुझे इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स, इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ती है, जैसे कि बाकी कंट्रीज में भी लेनी पड़ती है। इंडिया में जब आप गाड़ी लेते हो तो आपको व्हीकल की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस के लिए एक कंपैरिजन वेबसाइट है यहाँ पर यूके में, एक क्या काफी सारी कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं। मैं लिंक नीचे शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। उन वेबसाइट्स पे जाओ, वहां पर अपनी डिटेल्स डालो और आपको डिफरेंट कंपनीज की कोटेशन वहां पर आएगी, और जो आपको सूटेबल लगती है, जो कि चीपेस्ट या फिर सूटेबल है, वो आप उसको सिलेक्ट करके पे करके अपनी इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं सोच रही हूँ कि ना यार, फर्स्ट गाड़ी ले रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं ना एक अच्छी सी BMW या मर्सिडीज लूँ। तो क्या मैं ले सकती हूँ यूके में? क्या ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइक एक अच्छा आइडिया है बीइंग अ न्यू ड्राइवर इन यूके? देखो, ये सबसे पहली बात है, गाड़ी अच्छी गाड़ी रखना सबका सपना होता है, सबको अच्छा लगता है अपनी लग्जरियस गाड़ी यूज करना। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतनी महंगी गाड़ी या फिर इतनी हाई एंड गाड़ी आप एज ए न्यू ड्राइवर यूके में आके लें, कि भाई आपकी जो इंश्योरेंस होगी ना वो बड़ी हाई होगी, क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी में, क्योंकि महंगी गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी हाई होगा। तो ये आपको फैक्टर करना है। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन इजिली बाय इट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेरा 1 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है एज यू सेड, तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टिल कंटिन्यू माय ड्राइविंग इन यूके? 1 साल तक आपको यूके में ड्राइव आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके बाद भी अब ड्राइविंग, तो उसके लिए आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस पास करना पड़ेगा। और यूके का ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के लिए आपको सबसे पहले आपको प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, जो कि लर्नर लाइसेंस इंडिया में कहते हैं जिसको, वो अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, वो पास करना पड़ेगा। जब आपका थ्योरेटिकल एग्जाम पास हो जाता है, फिर आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग, एक्चुअल ड्राइविंग दिखानी पड़ती है उनको, कि आप ड्राइविंग टेस्ट वो पास करेंगे। जब आपके पास ये सारी स्टेजेस हो जाएंगी, उसके बाद आपको मेन लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो मिलता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मंथ्स के लिए आप यूके में ड्राइव कर सकते हो। क्या मुझे कुछ यहाँ की रोड से फेमिलियर होने के लिए क्या कुछ सजेस्ट कर, टेस्ट ड्राइविंग लेसन ले लूं, या फिर आई एम गुड टू गो ऑन द रोड जस्ट लाइक वी नॉर्मली डू इन इंडिया? कई लोग यहाँ पर आके, इंडिया से आके ड्राइव करते हैं। डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो। कोई भी किसी भी कंट्री से यूके में आके ड्राइव करना चाहता है ना, तो उसको ड्राइविंग लेसन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो ड्राइविंग जो रूल्स हैं और रेगुलेशन है, यहाँ पर काफी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं लोग। तो यहाँ पर काफी सारे रोड साइंस होते हैं, तो उन रोड साइंस को अकॉर्डिंगली आपको ड्राइव करना होता है। जहाँ किसकी प्रायोरिटी है, किसके लिए आपने रुकना है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका एक्सीडेंट होने का रिस्क काफी हाई हो जाता है। और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आप एक तो आपको फिजिकली आपको डैमेज होगा, आपकी कार डैमेज होगी, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो हाई हो जाएगा, आपके ऊपर क्लेम लायबिलिटीज पड़ेंगी। उन चीजों से बचने के लिए आई प्रेफर कि यहाँ पर आके एटलीस्ट कुछ लेसन लो। अगर आप लेसन लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और कोई कॉस्टली भी नहीं है यहाँ पर लेसन। मतलब 20 to 25 पाउंड पर आवर के हिसाब से
आपको लेसन्स यहाँ पर मिल जाएंगे ड्राइविंग के। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ न्यू ड्राइवर कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे, क्योंकि यूके में इन्फ्लेशन की वजह से सब कुछ हाई गया है एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर इंश्योरेंसेस भी गाड़ियों के ऊपर गई होंगी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं एज अ न्यू ड्राइवर या एज अ स्टूडेंट जो आके यूके में गाड़ी ले रहा है, उसको किन किन फैक्टर्स का ध्यान लेना चाहिए टू हैव अ मिनिमम इंश्योरेंस होने इसका? पर्सनली फील किया है कि अभी जो सब चीज़ें ना काफ़ी महंगी हो रही हैं। मैंने अपनी जो टेस्ला की इंश्योरेंस कराई थी, पहले साल जो कराई थी मैंने 1200 पाउंड्स पर ईयर कराई थी। पिछले साल जब मैंने इसका रिन्यू कराया मुझे 1600 पाउंड पे करना पड़ा। अब दिसंबर में मेरी दोबारा से रिन्यूअल है, तो आई डोंट नो, आई विल शेयर कि मेरी कितनी इंश्योरेंस आई है, लेकिन एवरी ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम हाई जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। जो इंश्योरेंस होती है वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो हर गाड़ी एक इंश्योरेंस कैटेगरी में आती है। वो मैं कैटेगरीज यहाँ पर स्क्रीन में शेयर करूंगा। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपकी इंश्योरेंस ज्यादा या कम हो सकती है? सबसे पहला रीजन आपका जो फैक्टर इफेक्ट करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पावरफुल है, उसका इंजन। जैसे कि अगर आप 3 लीटर इंजन की गाड़ी ले रहे हो तो वो मतलब हाई पावर गाड़ी है, तो उसकी इंश्योरेंस जो होगी वो हाई होगी। जितना छोटा इंजन उतना कम प्रीमियम गाड़ी के इंश्योरेंस का। ठीक है, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है कि आप किस एरिया में रहते हो। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके पास उस एरिया का डाटाबेस होता है कि कितने इंश्योरेंस क्लेम हुए हैं उस एरिया में, कितनी थेफ्ट्स हुई हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट एरिया वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम हाई या लो करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हाई रिस्क एरिया में अगर आप गाड़ी इंश्योर कर रहे हो तो वो हाई कैटेगरी में आ जाती है, हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हाई हो जाता है। अच्छा एरिया हो और वहां पर आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम कम आएगा, और ऑब्वियसली आपको फैमिली में भी हेल्प होगी, आपका स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग होगी, वो भी अच्छे एरिया में होगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके में क्या नई गाड़ी लेनी समझदारी है या आपको पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी डीलरशिप्स हैं जहां से आप गाड़ी खरीद सकते हो यूके में, या फिर आप किसी लोकल किसी जैसे कोई दोस्त यार हो गया या दूर पार का कोई ये बंदा आपको ऑनलाइन मिल गया या फेसबुक पे कोई गाड़ी बेच रहा है, तो क्या हमें इन रिसोर्सेज से गाड़ी ले सकते हैं? रिलायबल डीलरशिप्स वगैरह से जाके गाड़ी लेनी चाहिए? इसका बड़ा सिंपल सा एक आंसर है पहले क्वेश्चन का, तो कि कितने की लेनी चाहिए गाड़ी, नई लेनी चाहिए पुरानी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक कहावत है, जितनी आपकी गुंजाइश है ना उतना ही पैर फैलाओ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो नई गाड़ी तो आप लो, लेकिन ये है कि गाड़ियों की कीमत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाती है। तो मेक सेंसिबल अप्रोच की अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हो तो आई प्रेफर कि मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लूं। यहाँ पर गाड़ियों की कंडीशन बड़ी अच्छी होती है एज लॉन्ग एज वो कम चली हो। रिलायबल सोर्स जो है वो जरूर इसमें एक फैक्टर करता है, क्योंकि आजकल फेसबुक मार्केट प्लेस भी है, वहां पर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, तो उन चीज़ों से बचो। रिलायबल सोर्स से अपनी गाड़ी लो। अगर आपका कोई जान पहचान का कोलीग या कोई फ्रेंड है जो अपनी सेल कर रहा है गाड़ी, वहां से पूछो। अगर वहां से आपका लिंक नहीं बन रहा तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे कार सेलिंग गैराज हैं, वो आपको सेल कर सकते हैं, वारंटी भी देते हैं वो। कंपनीज लाइक मोटो पॉइंट है, वो मैं वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर फ्लैश करूंगा। ऑथराइज डीलर से भी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ले सकते हो। लेट से आपने BMW की गाड़ी लेनी है तो आप BMW के ऑथराइज सेंटर में जाओ, वहां पर उनकी वेबसाइट में जाओ, वहां पर काफ़ी सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, यूज्ड कार्स भी लिस्टेड होंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं ना जैसे मर्सिडीज, BMW, वहां से अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे वो आपको मार्केट प्राइस से तकरीबन 1-2 हज़ार पाउंड ज़्यादा महंगी मिलेंगी। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि वो रिलायबल सोर्स से आप गाड़ी ले रहे हो तो वो अपना थोड़ा सा प्रीमियम डालते हैं ऊपर। तो मनप्रिया बता रही है कि मतलब कहाँ से लेनी चाहिए, कैसी गाड़ी लेनी चाहिए। शुरुआत में ऑब्वियसली सस्ती गाड़ी से शुरुआत करो सो दैट आपको आपका प्रीमियम ज्यादा ना आए, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चन ही आंसर्ड। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि यूके में इन टोटल ऑन एन एवरेज ड्राइविंग पे एक इंडिविजुअल का कितना खर्चा जाता है? मेन कॉस्ट जो होती है ना, पहली सबसे बड़ी कॉस्ट होगी आपकी गाड़ी जो आपने खरीदनी है। ठीक है, वो आपने डिसाइड करना है कि आप सेकेंड हैंड लेनी है या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। पहली वो कॉस्ट हो गई। दूसरी, गाड़ी लेते ही आपको इंश्योरेंस लेनी होती है। बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस पिछले साल मैंने ली थी 1600 पाउंड्स, और आई एम श्योर अगर कोई नया ड्राइवर होगा तो उसको ज्यादा पे करनी पड़ेगी सेम गाड़ी के ऊपर। तो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, उसके ऊपर प्रीमियम अप एंड डाउन हो सकते हैं। उसके अलावा आपके मेंटेनेंस चार्जेस गाड़ी के, जैसे कि आपके टायर्स, आपकी ऑयल चेंज। तो एक चीज होती है कि MOT होती है, यहाँ पर ईयरली चेकअप होता है गाड़ी का।
अगर आपकी गाड़ी 3 साल से पुरानी गाड़ी है, आपको लीगली एमओटी पास करानी होती है। जैसे इंडिया में पोल्यूशन चेक होता है ना पैसे, उसी तरह का यहाँ पर भी एक चेक होता है। ओवरऑल अपनी गाड़ी का हेल्थ चेक करते हैं और उसके चार्जेस अराउंड 45-50 पाउंड होते हैं, वो हर साल आपको देने पड़ते हैं। अगर आपकी गाड़ी 3 साल से पुरानी हो, हाँ, अगर आपकी गाड़ी 3 साल अप पुरानी टू 3 इयर्स, अगर आपकी नई बिल्कुल ब्रांडेड कार है और अप टू 3 इयर्स आपको कोई एमओटी नहीं करानी, 3 साल के बाद एवरी ईयर आपको एमओटी करानी है। हाँ। और वो आपका एक और एक्सपेंस है। हाँ, जो मेन खर्चा है वो है पहला तो गाड़ी का, कितने की आप गाड़ी लेते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि आप महंगी ले रहे हो या सस्ती ले रहे हो। अगर आप एक सस्ती गाड़ी से शुरुआत कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको सस्ती गाड़ी यूके में पड़ेगी बिटवीन, मिनिमम अगर आपने लेनी हो तो बिटवीन, मतलब एक अच्छी हेल्थी गाड़ी जो लेनी हो तो आपको पड़ेगी बिटवीन 7,000 पाउंड्स टू 15,000 पाउंड्स, डिपेंडिंग ऑन आपका अगेन आपका टेस्ट। वही ऑटोमेटिक लेनी है, हाँ। मैनुअल लेनी है। मैनुअल लोगे तो मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है मैनुअल थोड़ी सस्ती होती है, तो मैनुअल शायद आप 3,500-4 हजार से आप बोल सकते हो शायद आपको गाड़ी मिल जाए। मतलब आपको BMW 3 सीरीज की गाड़ी, जैसे आपको एक रफ आइडिया दूं, BMW 3 सीरीज की गाड़ी जो है ना, वो आपको यहाँ पर 3-4 साल पुरानी गाड़ी जो है ऑटोमेटिक, वो आपको 15,000 पाउंड की मिल जाएगी। तो अगर आप एज ए न्यू ड्राइवर हो और आप यूके में आने के मतलब यूके में आके ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी व्हिच मेक टोटल सेंस, मैनुअल में कंफर्टेबल हो तो मैनुअल गाड़ी जो है वो 3,500 पाउंड से शुरू होती है, जिसकी एक व्हिच इज इन अ गुड हेल्थ। तो अगर आप इससे भी कम जाने की सोच रहे हो देन मतलब आप यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज रिलायबिलिटी, सो मेनी प्रॉब्लम्स, लायबिलिटीज ऑन द कार, और एक बार आपने ले ली वो दोबारा वापस तो होगी नहीं। इस सब चीजों का ध्यान रख के आप गाड़ी लो जब भी लो। और उसके अलावा मनपी ने दूसरा खर्चा जो गिनाया दैट इज योर इंश्योरेंस। तो वही उसके लिए फैक्टर्स मनपी ने गिनाया है कि जैसे अच्छे एरिया में इंश्योरेंस कम होती है, ज्यादा हैवी इंजन वाली गाड़ी की इंश्योरेंस ज्यादा होती है, और तीसरा फैक्टर बताया कि अगर बड़ी महंगी गाड़ी है तो उसकी इंश्योरेंस ज्यादा होती है। तो ये चीजों का ख्याल रख के आप ले सकते हो तो आपका इंश्योरेंस भी थोड़ी कम आएगी। बट एज ए न्यू ड्राइवर जितना मैंने सुना है पहले 2 साल तो आपकी इंश्योरेंस हाई होती है। इन फैक्टर्स से आप अपनी इंश्योरेंस थोड़ी सी स्लाइटली डाउन कर सकते हो। एंड द थर्ड इज एमओटी। तो ये 3 खर्चे हैं, गाड़ी की प्राइस इटसेल्फ एंड इंश्योरेंस एंड एमओटी एंड रोड टैक्स। वही मैं इसी पे मैं आने लगा था। चौथा एक और चीज है रोड टैक्स। रोड टैक्स बेसिकली अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको रोड टैक्स नहीं देना है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है और अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है, उसके ऊपर आपको रोड टैक्स देना होता है। जैसे कि मेरी एक पुरानी गाड़ी होती थी, मेरे पास BMW गाड़ी थी ना, जो डीजल वाली गाड़ी थी, BMW 3 सीरीज थी मेरे पास गाड़ी, उसका मैं रोड टैक्स देता था आई थिंक अबाउट 50 पाउंड 50-60 पाउंड। बट आई एम श्योर वो भी ऊपर चला गया होगा, लाइक वी सेड कि इन्फ्लेशन की वजह से सब कुछ ऊपर गया है, इंश्योरेंसेस ऊपर गई हैं। एंड 4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप एक पुरानी गाड़ी ले रहे हो और किसी अनरिलायबल सोर्स से ले रहे हो तो एक और फैक्टर जो जुड़ सकता है वो है कि शायद उस गाड़ी उस पर शायद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई स्पीडिंग का ऑफेंस हो, और आपने क्योंकि अच्छी तरह पेपर एक्सचेंज नहीं किए या जो भी फैक्टर है उसकी वजह से माइट भी आपको वो लेटर्स आनी शुरू हो जाए और वो दैट विल बी अनदर स्ट्रेस एडिंग टू योर लाइफ। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी लो एक रिलायबल सोर्स से लो, सो दैट आपको पता हो आप सही जगह से ले रहे हो एंड कोई प्रॉब्लम है यू कैन गो बैक टू देम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बट इसके अलावा अगर हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट हमें पता चले आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है और मैं मनप्रीत से पूछूंगा और मनप्रीत मुझे बताया उसका आंसर क्या और मैं आपको बताऊंगी। ओके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वी वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारे थ्रू कुछ लोगों की हेल्प हो सके और उन्हें पता चल सके अबाउट थिंग्स इन यूके। Big shout out to those subscribers who have recently supported us and commented us। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो और हमारी ग्रोइंग फैमिली का पार्ट बनो। यस एंड हमें जरूर बताना, हमें फीडबैक जरूर देना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। Thank you. Bye.